कि दूसरा घर तो वो है जहाँ मैं रात में सोने जाता था और खाने जाता था, पहला घर यही है हम लोगों का। एक नालंदा एक जगह है जो हम सबको जोड़ा है और जोड़ने के बाद सब लोग को यहाँ पे खड़ा भी किया है। फिर मेरे को यहाँ पे आके ही सब चीज़ मिला, माहौल ऐसा मिला, दोस्त ऐसे मिले, उनको मैं गाइड भी बोल सकता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि किताबें बहुत महंगी होती है, वो लोग भी यहाँ पर आके किताबें लेकर पढ़ सकते हैं। कि नालंदा का जो मेरे लाइफ में योगदान है उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता। हम लोग ऐसे हैं कि सबसे पहले लाइब्रेरी आते थे, सबसे लास्ट तक बैठते थे। बुक्स परचेज करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से अलॉट करके हम पढ़ सकते हैं। हर किसी का रैंक आया है, हर किसी ने कोई ना कोई पद लिया है, उसका बहुत फायदा मिलता है नालंदा परिसर में। बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि मेहनत तो हम भी उस लेवल का करते हैं। ये हम कदम बढ़ा चुके हैं। हाँ, कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये सभी वो टॉपर हैं जो इस बार टॉप किए हैं, यहाँ पर लगातार मेहनत करते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। सीजीपीएससी 2025 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट में कई लड़कों ने बाजी मारी। जो लड़के बाजी मारे या जो बच्चे बाजी मारे, वो ज़्यादातर लोग नालंदा परिसर में पढ़ते रहे और इसलिए कहा गया कि नालंदा परिसर अब सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ऑफिसर्स की फैक्ट्री बन चुकी है। और अभी इस समय मैं नालंदा परिसर में हूँ। ये वो टावर है जहाँ पर लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं और ये ऑक्सी रीडिंग जोन है। चारों तरफ देखिए पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारे बैठने की व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। और शायद यही कारण है कि बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है, इसीलिए यहाँ से बच्चे लगातार निकल रहे हैं। लेकिन साथ में और क्या क्या चीज़ इन्हें फैसिलिटी के रूप में मिल रही है, क्यों नालंदा परिसर खास है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं। जो बच्चे इस बार टॉप किए हैं सीजीपीएससी में, वो सभी लोग यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई और पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम स्वप्निल वर्मा है। सीजीपीएससी 2024 में मेरी रैंक दूसरी है और डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है मुझे। स्वप्निल, जब आपका रिजल्ट आया तो मैं आपसे बात कर रहा था जिस रात में, तो आप बोले कि नालंदा परिसर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सुबह जाता था 9 बजे, रात में 10 बजे तक नालंदा परिसर में ही रहता था। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि नालंदा ऐसा क्या कर रही है, नालंदा परिसर में ऐसा क्या फैसिलिटी मिल रहा है कि यहाँ के बच्चे जो है लगातार ऑफिसर बन रहे हैं। आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे मेन तो नालंदा परिसर का जो कल्चर है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब इतने सारे लोग आपके साथ कंपटीशन में हैं और सारे के सारे उतने ही अच्छे पढ़ने वाले, तो वो आपको पुश करता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। आपको पता है आपको कंपटीशन क्या है, आप दिन भर उनके साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रुप मिल जाता है। जैसे कि मैं, रोहित, शाश्वत, ये जो भाई है, हम सारे डिस्कस करके ही पढ़ते थे, साथ में ही तैयारी की है हम लोगों ने। तो हर किसी का रैंक आया है, हर किसी ने कोई ना कोई पद लिया है, तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है नालंदा परिसर में। सिर्फ ग्रुप डिस्कशन ही एक वो नहीं हो सकता, इसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटी की बात होती है। सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि ये 24 आवर जो अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 24/7 है, सिर्फ दिवाली के दिन बंद होता है और आप जब चाहे आ सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। बहुत सारी सीट्स हैं, एक साथ 1000 बच्चे के आसपास यहाँ पढ़ाई करते हैं एट एनी गिवन डे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि 24 आवर्स आपको एक्सेस के साथ 24 आवर्स फ्री वाईफाई भी है। साथ ही में 50,000 से ज़्यादा रेफरेंस बुक्स हैं। तो जो जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही ऑक्सी रीडिंग जोन है डिस्कशन के लिए। और सबसे मेन बात ये है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो मिल रही है, उसके साथ आपका फ़ीस सिर्फ 500 पर मंथ है और बीपीएल के लिए 200 पर मंथ। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना देता है। जो नॉलेज है, जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज जो कॉन्सेप्ट है, तो वो उसका जीवंत उदाहरण है नालंदा परिसर। आप कैसे नालंदा परिसर में आते थे, कैसे पढ़ते थे? मतलब नालंदा परिसर का आपके लाइफ में कितना ज़्यादा अटैचमेंट रहा? क्योंकि जब आप सुबह 9 बजे से आ रहे हो, 10 बजे तक यहीं रहे हो, यानी कि ये दूसरा घर बन जाता है। तो कितना ज़्यादा समय आप यहाँ पर बिता रहे थे और क्या-क्या कर रहे थे उस समय? जी, दूसरा घर तो वो है जहाँ मैं रात में सोने जाता था और खाने जाता था। पहला घर यही है हम लोगों का। और अटैचमेंट तो ऐसा है कि 2018 से मैं मेंबर हूँ। जिस समय मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो उस समय भी यहीं से मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। 2 पोस्ट मेरी जो आई थी वो यहीं से तैयारी करके, फिर जब मैं जॉब में था तो भी मैंने यहाँ की मेंबरशिप नहीं छोड़ी। इतना अटैचमेंट है मुझे इस जगह से। और रिज़ाइन करने के वापस आने के बाद भी तो वो एक बिलीव था कि हाँ, नालंदा में बैठ के अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो बिल्कुल वो हो सकता है, और वो हुआ भी। बिल्कुल हुआ। पुलेश्वर हैं हमारे साथ। पुलेश्वर, आपका रैंक क्या आया है इस बार वो बता दीजिए और कौन सा पोस्ट मिला है ये भी बता दीजिए। सर, सीजीपीएससी 2024 में मेरा रैंक 4th है और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट अलॉट हुआ है। डिप्टी कलेक्टर आप बन गए हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं नालंदा से ही पढ़ रहे हैं। क्यों नालंदा खास है? आपके जीवन में इसका क्या योगदान है? सर, यहाँ तो मैं 2021 में नवंबर से जुड़ा हूँ, यहाँ मेंबरशिप ली है मैंने और तब से लेकर के अभी तक सर ये 24/7 पहले अवेलेबल है। और यहाँ पे वैरायटी जो है, रेंजेस ऑफ है यहाँ पे, बुक्स अवेलेबल हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और उसका सर यहाँ का माहौल है, ये माहौल ऐसा है कि आपको ना यहाँ पे एक सैंपल साइज़ मिल जाएगा कि जिसमें लोग कितना तैयारी कर रहे हैं
और उसके बाद कैसे और किस तरह के बुक्स पढ़ रहे हैं, पढ़ने का टेक्निक क्या है और लोग किस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो वो आपको ना एक सैंपल साइज़ यहीं पे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से अच्छे तैयारी करने वाले लोग हैं, तो उसके हिसाब से सर तैयारी अच्छी हो जाती है। पुलिस और लगातार देखा गया कि पिछले साल में भी टॉपर जो थे नीर निधि वो भी यहीं से निकले, स्वप्निल यहाँ से निकले, आप यहाँ से निकले। तो ऐसा क्या है, क्योंकि देखिए हर लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही है, ये फैसिलिटी मिल रही है, एटमॉस्फेयर मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ ऐसा खास क्या है कि लोग इसी पे बातचीत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा वेटिंग है कि यहाँ पे अब जगह नहीं दिया जा पा रहा है। सर इसमें बात ये है कि एक तो सर यही है कि एक्सेसिबल है, 24/7 है। दूसरा ये है सर कि यहाँ पे फ़ीस जो है ना बहुत मिनिमम है, 500 रुपीज़ में आपको ऐसा लाइब्रेरी नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर ये सर सेंटर में है सर पूरे रायपुर के। और दूसरा है यहाँ पे सर खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सब यहाँ पे है सर, मतलब आपको एनी टाइम कोई ना कोई यहाँ पे टिफ़िन वाले मिल जाएंगे जो आपके लिए यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे टिफ़िन। तो मैं मेरे लिए तो सर सुबह 7 बजे आता था मैं, और रात को लगभग 11:30-12 बजे हम लोग जाते थे। सुबह 7 बजे आते थे और रात में 11:30, यानी कि अगर काउंट करूँ 16-17 घंटा आप यहीं रहते हाँ, थे। रहते थे। और उस 16-17 घंटे में लगभग हम लोग का 11 से 12 घंटे मेरा पढ़ाई होता था। और बाकी टाइम कभी नैप कर लिए, थोड़ा सा एक आध घंटा हो गया, और थोड़ा सा वॉक कर लिए, घूम लिए, खाना खा लिए, इसमें निकल जाता था टाइम। इतना लंबा सिटिंग डेली करना, और कई लोग बोलते हैं कि 6 से 8 घंटे ही अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, उसके आगे जो भी लोग बैठ रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं या तो झूठ बोल रहे हैं। इसको क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा नहीं है, जब अगर आपके अंदर एक इंटेंसिटी आ जाता है ना तो वो पता नहीं चलता है 11-12 घंटा क्या होता है। और वैसे भी आज तक हम लोगों ने, जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ या मेरे कई दोस्त हैं, और ये यहाँ पे भी जो बने सब दोस्त, इन लोगों ने कभी पढ़ाई को घंटे से नहीं नापा है। पढ़ाई का क्वालिटी देखते हैं और अपने क्वालिटी के हिसाब से अपन पढ़ाई करते हैं। और सर उसमें पता ही नहीं चलता हम लोग कितना 11 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए, तो वहाँ पे पता नहीं चलता। ठीक बात बोल रहे हैं, 11 घंटा 12 घंटा पता नहीं चलता जब आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोहित, आपका भी बहुत बड़ा एक पोस्ट निकला और आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं इसी नालंदा में। आप लोग से मैं शुरू दिन से बातचीत कर रहा हूँ, क्यों खास है नालंदा? बहुत सारे बच्चे बोले कि नालंदा के बारे में आप बता रहे हो लेकिन वहाँ क्या मिल रहा है पता नहीं चल रहा है, तो आप ही बताइए उनको भी। मेरे लिए ख़ास इसलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे आके ही सब चीज़ मिला। मतलब माहौल ऐसा मिला, दोस्त ऐसे मिले, उनको मैं गाइड भी बोल सकता हूँ। उनके साथ में जैसे ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं, हम लोग ऐसे हैं कि सबसे पहले लाइब्रेरी आते थे, सबसे लास्ट तक बैठते थे, एक दूसरे को हमेशा पुश करते रहते थे, मोटिवेट करते थे। तो ये एक माहौल था। मैं जब यहाँ पे नया नया आया था तो मेरे से जो पहले से जो CGPSC के फील्ड में थे, उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला। हर कोई बुक्स के बारे में बताए, मुझे नोट्स बनाने के बारे में कुछ कुछ चीज़ें सिखाए। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे मेरा ऐसा हुआ कि मैं सीखना स्टार्ट किया, मेरा भी प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से ये है कि नालंदा का जो मेरे लाइफ में योगदान है उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता। जो माहौल है, और हम जितने लोग साथ में पढ़े हैं सब के सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो देखा जा सकता है कि एक माहौल मिला, एक नालंदा एक जगह है जो हम सबको जोड़ा है, और जोड़ने के बाद सब लोग को यहाँ पे खड़ा भी किया है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि नालंदा अब सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये ऑफिसर बनाने की फैक्ट्री हो गई है, सही कह रहे हैं सर? बिल्कुल बोला जा सकता है ऐसा। एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए ये एग्जाम्पल तो है ही। एक चीज़ और है, अभी आप दोस्ती यारी की बात कर रहे थे, लोग बोलते हैं कि यहाँ आ रहे हैं बच्चे, बढ़िया गार्डन मिला है, ऑक्सीजन मिला है, घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, और ये एक पिकनिक स्पॉट टाइप का बन गया है। तो कई ऐसे बच्चे हैं ये भी कह रहे हैं, लेकिन आप लोग एक लगातार एग्जाम्पल सेट किए हो कि नहीं, ये एक धारणा गलत बनी हुई है, क्योंकि लगातार यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? पिकनिक स्पॉट वगैरह वाली चीज़ बोले जाए जो नेगेटिव है यहाँ के लिए, तो वो बहुत कम देख सकते हैं आप। मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग आते हैं पढ़ने ही आते हैं, और जो पिकनिक मनाने आते हैं ना, कुछ दिन में आके यहाँ से बोर होके चले जाते हैं। ज़्यादा दिन तक एक ही जगह पिकनिक नहीं मना पाएंगे। लेकिन जिसको यहाँ पे पढ़ाई करना है ना, वो यहाँ पर कितने भी समय तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका नाम शाश्वत है? जी। शाश्वत, कैसी पढ़ाई होती है नालंदा में? आप कितने समय आते हैं और क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है आपको यहाँ? मैं यहाँ सुबह 8 बजे आ जाता था, और हम सब रात को 12 कभी 1 बजे तक भी यहाँ पढ़ा करते थे। और यहाँ मुझे सबसे अच्छी फैसिलिटी ये लगती है कि जब हमको इंडिविजुअल पढ़ाई करनी होती थी तो हम सब अपने अपने टेबल पे बैठ के पढ़ लेते थे, और उसके बाद जब लगा कि अभी थोड़ा फोकस नहीं है तो ग्रुप डिस्कशन करना है, तो हम छत पे बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर लेते थे। जैसे कोई चीज़ें याद करनी है, निमोनिक्स बनाना है, तो हम यहाँ घूम घूम के कर लेते थे। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप यहाँ बोल बोल के एक दूसरे के साथ मस्ती के साथ भी पढ़ सकते हैं। और जो 12 घंटा 15 घंटा पढ़ने वाली बात है वो हो इसीलिए पाती है क्योंकि हम
एकदम बैठ के एक जगह 15 घंटा कभी नहीं पढ़े। उसमें ऐसा होता था कि मिक्स होता था कि हम ग्रुप डिस्कशंस भी कर रहे हैं, साथ में थोड़ी मस्ती भी हो रही है, बीच में चाय पीने भी चले गए, बाकी टाइम पढ़ रहे हैं। मोर और लेस ऐसा रहता था कि हमने जो टारगेट सेट किया है दिन का, वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि वो सेटिस्फेक्शन के साथ हम रात को घर जा सकें। और उसके साथ फिर जैसे जैसे हमको यहाँ जो सीनियर्स और मेंबर थे, जब मैं आया था मुझे CGPSC के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो सीनियर्स ने गाइड किया कि ये बुक्स पढ़ो। और सबसे ज़रूरी चीज़ CGPSC या किसी भी एग्ज़ाम के साथ होती है कि हमको ये पता चल जाए कि क्या नहीं करना है। यहाँ बहुत से लोग थे जो 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि हमने ये गलतियाँ की और इन गलतियों से आप सीखिए और वो गलती आप मत दोहराइए। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा रहा जो मेरे सिलेक्शन में हेल्पफुल रहा कि ये वो गलतियाँ मैंने थोड़ी कम की, कुछ मेरे से भी हुई हैं जो मैं आगे बताऊँगा कि भाई ये भी मत करना। आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि ये गलती मत करना, जी। ये गलती करोगे तो कुछ दिन और आना पड़ेगा। हाँ। ठीक बात है। आदित्य, ये सभी लोग बता रहे हैं कि नालंदा परिसर का इनके जीवन में क्या योगदान रहा, आपके जीवन में क्या योगदान? सर मैं तो अक्टूबर 2018 से नालंदा का मेंबर हूँ। मेरा ग्रेजुएशन NIT रायपुर से हुआ है। तो कॉलेज के टाइम से ही मैं नालंदा का मेंबरशिप ले लिया था क्योंकि 2018 में ही नालंदा ओपन हुआ। उसके पहले सेंट्रल जाता था लेकिन उसके बाद नालंदा में, तो अभी तक मेरा चल ही रहा है। और उसके कॉलेज के टाइम मैं यहाँ गेट का प्रिपेयर करता था, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का। तो उसके बाद उसमें क्वालिफाई किया, अच्छा रैंक आया, लेकिन उसके बाद फिर CGPSC का तैयारी चालू कर दिया, तो अभी चल रहा है सर। अभी और आगे पढ़ने का इरादा है या फिर इसमें संतुष्ट हो? हाँ सर, अभी इस बार 46 रैंक आया है और 700 का पद मिला है। तो नेक्स्ट ईयर अच्छा पद के लिए तो तैयारी करना ही है और CGPSC तो देना ही है कि टाइम। कहा जाता है यहाँ पे किताबें बहुत सारी है, माहौल तो है ही, चलो ठीक है, माहौल अच्छा है, दोस्त अच्छे मिल गए, किताबें भी बहुत सारी है, उसका फ़ायदा मिलता है अपने को तैयारी में? हाँ सर, अगर CGPSC UPSC का देखें तो लगभग सारे मटेरियल्स यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा लॉ का और अदर्स जितने भी एग्ज़ाम है, SSC हो गया, रेलवे हो गया, IIT JEE नीट हो गया, लगभग 50,000 से ज़्यादा किताबें हैं यहाँ। और इसके अलावा मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, तो वो बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से अलॉट करके हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को लगता है कि किताबें बहुत महंगी होती है, वो लोग भी यहाँ पर आके किताबें लेकर पढ़ सकते हैं। और नालंदा इसीलिए ख़ास है क्योंकि ऐसे सारे बच्चे यहाँ पर लगातार मेहनत करते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में पोस्ट भी पा रहे हैं। इसके साथ साथ इस बार बहुत सारी बातें ये हो रही है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ है, और चूंकि अब आप लोग सेलेक्टेड हो तो आप लोग इस बारे में बात कर सकते हो। कैसे चेंज हुआ एग्ज़ाम का पैटर्न, कैसे CGPSC में बदलाव आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए CGPSC का जो ट्रेंड है आज तक जनरली वो फैक्चुअल ही रहता था। इस बार लेकिन पेपर 5 है जो, जिसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला पार्ट है, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस आए हैं। पेपर 7 जो कि हमेशा से एनालिटिकल ही होता था और नए उसमें रैंडम क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वो तो ट्रेंड वैसा ही रहा। बट पेपर 5 ऐसे के भी टॉपिक्स जो हैं वो सिर्फ करंट बेस्ड नहीं थे, जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं वो भी आए हैं। और मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ आपकी रटने की क्षमता नहीं, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको भी टेस्ट किया गया है इस बार। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बार मेंस में फ़ेल भी हुए हैं, जो पहली बार हुआ है, इतने बल्क में कभी फ़ेल नहीं होते। तो वो उसका रीज़न भी वही है कि जो पेपर में ट्रेंड है उसमें शिफ्ट आया है। UPSC के तर्ज पे आगे बढ़ने की बात हो रही है, क्या ऐसा अलग है UPSC में जो CGPSC में नहीं है, और क्या चेंजेस होने चाहिए ताकि CGPSC के जो बच्चे हैं फाइट कर रहे हैं वो एक साथ दोनों एग्ज़ाम फाइट कर सकें? आपको क्या लगता है? देखिए अभी तो फ़िलहाल सिलेबस में ही काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हमारा कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता जो UPSC में है, और वहाँ पे एथिक्स जो पोर्शन है हमारा बहुत छोटा सा पोर्शन है एथिक्स में। तो CGPSC और UPSC के सिलेबस में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाते हैं। इस कारण जो CGPSC पढ़ रहे हैं वो UPSC पर डायरेक्टली फोकस नहीं कर पाते। एक तो सिलेबस की दिक्कत, और उसके साथ फिर जो एग्ज़ाम साइकिल है हमारा, वो एग्ज़ाम साइकिल भी UPSC से काफ़ी डिफरेंट है। जब हम मेंस देते रहते हैं वहाँ पे प्रीलिम्स का टाइम रहता है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंस है दोनों में, इस कारण थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का स्कीम है और जो सिलेबस है वो UPSC से काफ़ी ज़्यादा अलाइंड है। तो इसलिए वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो IAS और IPS बनने में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो उनके स्टेट के सिविल सर्विसेज का परफॉर्मेंस हो। तो क्या आप अभी तक UPSC की तैयारी नहीं कर रहे थे साथ साथ? नहीं, साथ में UPSC की तैयारी करना तो बहुत पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में डिफरेंस बहुत है। आंसर राइटिंग का पैटर्न बहुत अलग है, यहाँ फैक्चुअल चीज़ें लिखनी होती है, वहाँ काफ़ी एनालिटिकल होता है जो टेस्ट रहता है क्वेश्चंस का। तो वो दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब फिर आप दोनों जगह ही फेल कर जाएँ शायद। तो इसलिए मैंने अभी तक तो तैयारी नहीं की थी। अब क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे जो बेस्ट पोस्ट है वो ले चुका हूँ, तो अब फिर मैं UPSC की तैयारी चालू करूँगा। ठीक है पुलेश्वर, ये कहा जा रहा था कि नालंदा परिसर खुलेगा
तो यहाँ के बच्चे सीजीपीएससी में भी टॉप करेंगे, यूपीएससी में भी टॉप करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस होना चाहिए आने वाले समय में कि सीजीपीएससी के बच्चे भी यूपीएससी में भी टॉप करें? सर सबसे पहले तो हमारा जो एग्ज़ाम शेड्यूल है ना उसको सिंक्रोनाइज़ करना चाहिए यूपीएससी के साथ। कैसे? सर जैसे हमारा जो प्रीलिम्स है फरवरी में होता है और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो मई में होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि 1 महीने का गैप रख सकते हैं इसमें। और जो हमारा जो मेंस होता है वो ज़्यादातर मई और जून में होता है और उनका जो मेंस होता है वो सितंबर में होता है। अच्छा। और हमारे यहाँ सितंबर में इंटरव्यू का टाइम आ जाता है। तो सर ये जो साइकिल है ना इसको अगर हम सिंक्रोनाइज़ करें तो हमारे यहाँ के ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरा स्वप्निल भाई ने जो बताया कि ऑप्शनल एक सब्जेक्ट हो सकता है। अगर ऑप्शनल हमारे होंगे तो हमारे ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे मैं अभी यूपीएससी की तैयारी का भी करना चाह रहा था। अभी मेरे पास एज है, अभी मैं 28 साल का हूँ, तो मेरे पास लगभग 7-8 साल एज है और अभी पूरे के पूरे अटेम्प्ट्स हैं मेरे पास। तो मैं कर सकता हूँ सर, लेकिन वही है उसके लिए फिर मुझे और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ के जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वहाँ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और दूसरी बात एक ऑप्शनल तैयार करना पड़ेगा। तो इस बार सीजीपीएससी में बहुत सारे बदलाव की बात की, क्या क्या ऐसे बदलाव हुए जो हर बार के से अलग रहे? सर इस बार सबसे पहला बदलाव तो था हमारा इंटरव्यू में, फेसलेस इंटरव्यू हुआ है। और मेंस में अगर देखें सर तो हम लोग सबसे पहले फेसलेस इंटरव्यू कैसे हुए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर फेसलेस इंटरव्यू ऐसा है कि आपका कोई भी जान पहचान का जो भी है बायोमेट्रिक चीज़ें और जो भी आपके आइडेंटिफाइंग जो चीज़ें हैं उनको रिवील नहीं किया जाएगा। जैसे आपका रोल नंबर हो गया और आपका नाम हो गया, जाति हो गया। अच्छा, तो इस बार आप लोग से नाम नहीं पूछा गया इंटरव्यू में? तो पहले क्या है ना, एक फॉर्मेट होता था, उसमें एक आपका नाम रहता था, जाति रहता था, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो रहता था और उसके बाद आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ रहता था। तो ये सब चीज़ें उसमें रहती थी। आपका एज कितना है वो सारी चीज़ें रहती थी। इस बार ना एक कोड दिया गया था, एक डिस्टिंक्ट कोड दिया गया था, यूनिक कोड था और उस कोड के थ्रू हमारा इंटरव्यू होना था। फिर उस कोड में वो नंबर देते थे, मतलब हमको नहीं देते थे, वो अपने कंप्यूटर से देते थे। फिर वो जो है ना फीड हो जाता था हमारे नंबर पे। यानी कि जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ आपसे सवाल करेंगे, उसके अनुसार आपको नंबर देंगे। जी ऐसी तो ये सारी बदलाव हुई है। ये सारी बदलाव। रोहित, ये सारे जो बदलाव हुए हैं कहाँ तक आप देखते हो कि ये उपयोगी हो रहे हैं और आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव आप लोग सोचते हो कि होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग प्रशासन के हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप लोग से भी पूछा जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि सीजीपीएससी में क्या क्या बदलाव होने चाहिए जो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो? अभी इस बार जो बदलाव हुए हैं उनका तो देख सकते हैं कि पहले ऐसा बोला जाता था कि शायद भेदभाव हो रहा है, जो भी है जाति के आधार पे थी नहीं थी वो अलग बात है, बट पहले ऐसा बोला जाता था। अब वो बात भी कोई नहीं बोल सकता। अब जो हर चीज़ साफ़ सुथरा दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, तो उससे लोगों का भरोसा बढ़ता है। और उसके अलावा आप यूपीएससी के तर्ज पर अगर बोलेंगे कि यूपीएससी के साथ अलाइन कर सकते हैं इसको, उसके लिए जैसे उसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, एनसीईआरटीज़ वगैरह के बुक हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं उसमें, यहाँ का सिलेबस उससे बहुत अलग है। तो एकदम से तो किसी भी चीज़ को बदला नहीं जा सकता। लेकिन आपने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मैं बहुत डिफरेंट वे की किताबें पढ़ता था जिसका आपको फ़ायदा मिला। हाँ। तो अब अगर वैसी किताबें पढ़ के आप यूपीएससी एग्जाम देंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। और वैसा ही फ़ायदा ज़्यादा हो करके छत्तीसगढ़ के भी सिलेबस को थोड़ा चेंज करना चाहिए, ऐसा सही मैं सोच पा रहा हूँ हाँ क्या? हाँ, ऐसे अगर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनका भी माइंड ब्रॉड होगा, सोचने का तरीका बहुत अलग जाएगा, अलग लेवल का। उन लोग भी बहुत तरीके से सोच पाएंगे चीज़ों को, तो फ़ायदा तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा ही वहाँ पर। तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं जो कम्पीट कर रहे हैं उनके अंदर भी वो क्षमता है कि वो यूपीएससी भी टॉप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अगर सिस्टम को सही कर दिया जाए तो आने वाले समय में रिजल्ट हमको और दिखेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो हम भी उस लेवल का करते हैं। अगर हम इस चीज़ की जगह सीजीपीएससी की जगह यूपीएससी के लिए मेहनत करें तो यूपीएससी भी तो मेहनत ही मांगता है एक इंसान से, एक स्मार्ट वर्क मांगता है, मेहनत मांगता है। तो एक ये भी चीज़ है कि जैसे यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने वाले होंगे, यूपीएससी एक साल में 5-7 लोग क्लियर करने वाले हो जाएंगे यहीं आसपास से ही, तो हमको भी मोटिवेशन आएगा। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नया आएगा तो वो सोचेगा कि सीजीपीएससी करूँ कि यूपीएससी करूँ, और वो यूपीएससी के तरफ ज़्यादा अलाइन हो जाएगा, उस तरफ उसका झुकाव बढ़ेगा, क्योंकि उसको भी दिखेगा कि हाँ इसी लाइब्रेरी से इस साल 10 लोग यूपीएससी क्लियर किए हैं। फिर आने वाली जो पीढ़ी है, जो 21-22 साल के लड़के तैयारी करने आ रहे हैं, वो सिर्फ सीजीपीएससी टारगेट करके नहीं आएंगे, यूपीएससी भी टारगेट करके आएंगे। और जैसे ये लोग आए थे, इनको बताने के लिए बहुत सारे लोग थे कि आप ऐसी तैयारी करो, जैसे अभी शाश्वत बता रहे थे कि इनको कोई पहले पता ही नहीं था कि सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, यहाँ आए तब पता चला। तो ऐसे यूपीएससी के बारे में पता चला है। क्या लगता है शाश्वत, यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ रहा है सीजीपीएससी का कल्चर?
जी हाँ, यूपीएससी की तरफ मुझे बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस होते थे वो काफ़ी फैक्चुअल होते थे। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा कि स्वप्निल भाई ने बताया, पेपर 5 में, पेपर 7 में एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऐसा होता है कि जब हम मेंस की सीजीपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ हम पहले सिर्फ फैक्चुअल प्रिपरेशन करते थे, और मुझे लगता है कि उसी वजह से हम यूपीएससी में यहाँ के स्टूडेंट्स थोड़ा लैग कर जाते थे, क्योंकि वहाँ का डिमांड होता है एनालिटिकल अप्रोच। अब यहाँ भी क्योंकि वो चीज़ें ऐड होने लगी हैं, तो धीरे धीरे यहाँ के स्टूडेंट्स में भी वो स्किल डेवलप होगी कि एनालिटिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, उनका कैसे आंसर लिखना है, और धीरे धीरे यहाँ के भी लोग आगे फिर उस फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और नालंदा तो हेल्प करने के लिए है ही। बिल्कुल, नालंदा है, आप लोग हैं, अब जो नई पीढ़ी आ रही है उनको हेल्प करने के लिए। आदित्य, यूपीएससी के बारे में सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? आपके हिसाब से कौन-कौन सी चीज़ें बदलनी चाहिए, या फिर सीजीपीएससी में ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए कि यहाँ के बच्चे या आप लोग भी आगे चल के यूपीएससी भी टॉप करें और अभी सिर्फ डिप्टी कलेक्टर में ना रुकें, आईएएस बनने की तरफ भी आगे बढ़ें? सर, सबसे पहले तो एग्ज़ाम शेड्यूल में चेंज करना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया पुलिस वन ने, कि जब सीजीपीएससी का मेंस होता है उसके 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद में यूपीएससी का प्री होता है। तो हम लोग के लिए बहुत टफ हो जाता है कि हम सीजीपीएससी का मेंस भी दें, उसके बाद यूपीएससी का प्री भी क्वालिफाई कर लें। टाइम सिंक्रोनस नहीं है, और जब सीजीपीएससी का इंटरव्यू चलता है उस टाइम यूपीएससी का मेंस चलता है। तो उसमें सबसे पहले बदलाव करना चाहिए, सीजीपीएससी का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से यूपीएससी के हिसाब से सिंक्रोनस करना पड़ेगा। दूसरा सर, एग्ज़ाम में क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो 2024 के पहले एकदम फैक्चुअल आते थे। 2022 ले लो, 21 ले लो, 23 ले लो, लेकिन 2024 में जिस प्रकार से यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही सीजीपीएससी में भी वो ट्रेंड आ गया है अब। तो हमें उसको पढ़ने के लिए अब यूपीएससी के ही बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी एनसीईआरटीज़ हो गया या जो स्टैंडर्ड बुक है। तो मेरे ख्याल से फिर इससे यूपीएससी में भी रिजल्ट बेटर होगा यहाँ से। यानी कि हम कदम बढ़ा चुके हैं। हाँ, कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक बात है। देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, नालंदा का क्या योगदान रहा है, यूपीएससी और सीजीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये बात निकल के आ रही है कि पहले फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए स्वप्निल, लोग जो देखेंगे उनको भी पता चलना चाहिए कि फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल में क्या डिफरेंस है। अगर आप इसको एक आध एग्जाम्पल के थ्रू बता सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैं दे देता हूँ। आप ज्योग्राफी ले लीजिए। मान के चलिए किसी जगह का रेनफॉल डिस्क्राइब करना है। फैक्चुअली अगर आप उसको डिस्क्राइब करें तो आप बताएंगे कि हाँ, इस महीने में बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतने यहाँ पे बारिश हो गई और ये बारिश के प्रभाव हैं। कॉन्सेप्चुअल में अगर आप जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितनी बारिश हो रही है और किस महीने में हो रही है। आपसे ये पूछेगा कि बारिश हो क्यों रही है इस महीने में, अच्छा। या अगर ज़्यादा हो रही है आजकल तो क्यों हो रही है, बारिश अचानक से कम हो गई है, या फिर जो साइकिल है मानसून का वो अगर डिसरप्ट हो गया है तो क्यों हुआ है। तो आप फिर उसको क्लाइमेट चेंज से आप उसको रिलेट करेंगे। आप जो जोग्राफिकल जो विंड्स है, ओशन करंट्स हैं, उससे आप रिलेट करेंगे, और एल नीनो ला नीना जो इफेक्ट होता है उससे आप रिलेट करेंगे। तो वो सिंपल से डिफरेंस है फैक्चुअल और कंसेप्चुअल में, कि पीछे जो फिनोमिनन चल रहा है उसको आपको सामने लेके आना है कि आप समझ क्या पा रहे हैं किसी टॉपिक से। इसका मतलब ये कि जो चीज़ें हुई है एक्यूरेट वो ना बता के, वो चीज़ें क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण, आने वाली जो संभावित स्थिति उसके बारे में हम बातचीत करें। तो इससे क्रिएटिविटी भी निकल के आएगी, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर लिखेंगे, तो उससे भी समझ में आएगा कि लोगों का माइंडसेट कैसा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल वैसा हुआ है। और इस बार भी मतलब अगर मुझसे पूछा जाए एक रीज़न कि रैंक क्यों आई पहले मेंस में ही, तो मैं उस चीज़ को क्रेडिट देना चाहूँगा कि सोचने का तरीका थोड़ा सा डायनेमिक रहा है मेरा, और बहुत सारी चीज़ों को लिंक करके लिखने की जो आदत है। कोर फैक्चुअल आंसर्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाता, तो एनालिटिकल क्योंकि वो अप्रोच रहा है तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट की है मेरे मार्क्स में भी, मेंस में भी जो मार्क्स आए हैं। तो उसका बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा कि एक तो सोचने का तरीका बदलेगा कैंडिडेट्स का, कि सिर्फ फैक्ट्स को रटने की बजाय वो उस चीज़ों के बारे में सोचना चालू करेंगे। कोई फेनोमेनन अगर है तो क्यों है, क्या है, कैसे हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ प्रॉब्लम क्या है वो नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सोचने का दायरा बढ़ेगा और वो बिल्कुल हेल्प करेगा आगे। और इंटरव्यू के बारे में मैं आपसे बात किया था, तो आपने बताया कि पहला ही जो आपको क्वेश्चन किया गया था वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से था। जी। तो क्या इंटरव्यू में भी चेंजेस आए हैं पहले की अपेक्षा अभी? हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू का जो टेस्ट है वो सिर्फ करंट अफेयर्स पे बेस्ड ना होके बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस, जैसे मेरा जो पिछला जॉब एक्सपीरियंस रहा है सिविल इंजीनियर का, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए। इंटरनेशनल रिलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और अभी जो इंडिया की कंडीशन है वर्ल्ड ओवर अपने नेबर्स के साथ, उस पर क्वेश्चंस आए थे। तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछते हैं, और क्योंकि अगर आप सिर्फ फैक्ट्स रटे हैं तो वहाँ इंटरव्यू पे भी आप अंडर परफॉर्म करेंगे ही। बिल्कुल।
तो वो फ़ायदा मिलेगा अगर अच्छे से आप सोचने का दायरा बढ़ाएं अपना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सुन के कि कहीं ना कहीं अब सीजीपीएससी यूपीएससी के ट्रेंड के लिए आगे बढ़ चुका है। इसे और अगर रिफॉर्म करेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा यहाँ के बच्चों के लिए भी। बिल्कुल होगा ही, क्योंकि अगर हम उसी तरीके से सोचने लगे, उसी तरीके से अपने आंसर्स प्रेजेंट करने लगे, तो जाहिर सी बात है हमें यूपीएससी के लिए और अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं वो कोरिलेट होगी और रिफ्लेक्ट होगी वहाँ यूपीएससी में भी, कि दो अलग अलग एग्ज़ाम्स नहीं हो जाएंगे, वो एक सबसेट हो जाएगा दोनों एक एग्ज़ाम्स का। यूपीएससी एक ऊपर लेवल की पोस्ट देगी, उससे जस्ट एक लेवल नीचे सीजीपीएससी पोस्ट देगी। बिल्कुल। तो देखिए ये सभी वो टॉपर हैं जो इस बार टॉप किए हैं, डिप्टी कलेक्टर बने हैं, सासो बने हैं और अलग अलग पदों में चयनित हुए हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे थे कि नालंदा परिसर में इस समय हैं हम, और नालंदा परिसर का क्या योगदान रहा, क्यों ऐसी लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए अलग अलग ज़िलों में, ताकि अलग अलग ज़िले के बच्चे जो सुकमा में बैठा हो, दंतेवाड़ा में बैठा हो, या बीजापुर में बैठा हो, या फिर सरगुजा में बच्चा जो बैठा हो, वह यहाँ रायपुर ना आ पा रहा हो तो वहाँ से भी पढ़ाई करे और आगे बढ़े, ठीक वैसे ही जैसे ये बच्चे नालंदा से पढ़ाई करके आगे बढ़े हैं। और जब ये टॉप कर चुके हैं तो इनसे ये भी जानना जरूरी था कि क्या और परिवर्तन किया जा सकता है सीजीपीएससी के फॉर्मेट में, ताकि यहाँ से बच्चे यूपीएससी के लिए भी निकले। और इन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया जिसमें ये समझ में आता है कि सीजीपीएससी कैसे आगे बदल रहा है और कैसे बदलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमने एक लंबी बातचीत की है। ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो सिस्टम को लेके, ये पूरे प्रोसेस को लेके, वो भी कमेंट करिएगा। कोशिश करेंगे कि ऐसे ही अगली बातचीत में आपको उसका भी आंसर दिया जाए। नमस्कार।